हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आ गई हूँ आज फिर से आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर लेकर। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। टॉपिक्स हम क्या कवर करने वाले हैं आज के चैप्टर में? सबसे पहले हम सारे बेसिक्स रिकॉल करेंगे जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। स्पेशली इन क्लास 9 आप लोगों ने बहुत डिटेल्स में पढ़ा है इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में। हम उसको रिकॉल करेंगे शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, दैट इज समथिंग विच इज न्यू इन क्लास 10। न्यू सिर्फ नाम है, बाकी जो है अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफटीए हम लोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बिना किसी फर्दर डिले के फटाफट से रिकॉल करते हैं प्रीवियसली डन सारी चीजें हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। तो क्लास 9 का अगर आप लोग याद करें तो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम। डिटेल्स में अगर आपको समझना है तो क्लास 9 की जो फर्स्ट वीडियो है उसको जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ कि जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था क्लास 9th में, तो हम लोगों ने क्या क्या उसके अंदर पढ़ा था। तो नंबर सिस्टम में हमने वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स सिस्टम्स पढ़े थे, जिनमें से जो सबसे पहला था वो था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको याद है तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको याद होगा। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते थे कैपिटल एन। आई होप यू रिमेम्बर दिस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम एक और एडिशनल नंबर ऐड कर दें दैट इज जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट में एक जीरो को एडिशनल ऐड कर दें, यहाँ पर जीरो है और उसके अलावा काउंटिंग नंबर सारे के सारे आ रहे हैं, तो इस सेट को हम बोलते थे होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसका सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू। यूजुअली ये वाला जो सेट है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सिंबल्स में यूज नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि अगर हम होल नंबर्स के भी सारे के सारे नंबर्स ले लें, होल नंबर्स के पूरे सेट के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स काउंटिंग नंबर्स जो है इनको भी ऐड कर दें, तो हमारे पास एक नया सेट बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल जेड। जेड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंटीजर्स जो वर्ड है वो जेलिन एक वर्ड से डराइव हुआ है। जेलिन इज अ जर्मन वर्ड, तो वहां के जेड से जी ले लिया है, तो इंटीजर्स बन गए। इसके बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट चीज पढ़ी थी इंटीजर्स के बाद, आप लोगों ने वो पढ़ा था रैशनल नंबर्स। याद है आप लोगों को? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है और आप लोगों ने रैशनल नंबर्स क्लास 9 में भी पढ़ा है। रैशनल नंबर्स क्या नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी एंड क्यू दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स के बाद क्यू जो है वो नॉन जीरो होगा। और हम लोगों ने 9th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू हैज टू बी 1। दैट मीन्स ये आपका नंबर जो पी बाय क्यू है ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे नंबर्स भी पढ़े थे जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और उनके लिए हम लोगों ने टर्म यूज करी थी इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। रैशनल्स के लिए सिंबल था क्यू। इरैशनल वो नंबर थे जो रैशनल नहीं है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे √2, √3, √5, पाई, ई, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ नंबर्स हम लोगों ने पढ़े थे जो रैशनल नहीं होते, उनको इरैशनल बोलते हैं। और फाइनली हम लोगों ने पढ़े थे सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसके अंदर सारे रैशनल्स भी आ जाते हैं और इररेशनल भी आ जाते हैं। अभी मैं लिख रही हूँ एंड, बस थोड़े टाइम की बात है। 11th में मैथ्स लेंगे तो आपको इस एंड के लिए भी एक मैथमेटिकल सिंबल पता चल जाएगा जिसको यूनियन बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो हम लोगों ने 9th क्लास तक पढ़ा है उसका रिकॉल है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा। अब 10th क्लास में हमारा चैप्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट बिलीव मी
अगर आप 9th क्लास के नंबर सिस्टम को और 10th क्लास के रियल नंबर्स को कहीं कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो 10th का रियल नंबर्स इज मच इजियर। सीबीएसई ने बहुत सीबीएसई नहीं, एनसीईआरटी ने आप लोगों के ऊपर बहुत उपकार कर दिए हैं, बहुत तरस खा लिया है और इस चैप्टर को बहुत आसान बना दिया। इसमें से जितना भी मुश्किल वाला पार्ट था वो सब कुछ डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज के पास। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है पहले भी, अगर आपको याद हो तो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में ये वर्ड जो थ्योरम है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम है तो आप इसकी स्टेटमेंट अपनी मर्जी से चेंज ना करें तो बेहतर होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर आपसे डेफिनेशन स्टेटमेंट पूछी जाए, कहीं पर आपके पास ये स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, या इसका कुछ फिलअप आ जाए, तो ये सजेस्टेड है आप लोगों को कि लैंग्वेज चेंज ना करें, कोशिश करें सेम लैंग्वेज अपने दिमाग में फिक्स रखें। क्योंकि अगर आप सीबीएसई का पेपर चेकिंग पैटर्न देखते हैं या कहीं पे भी आप देखते हैं जहाँ पे मार्क्स होते हैं चीजों के, तो बेटा जो हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमारी थ्योरम्स होती हैं, जो हमारी डेफिनेशंस होती हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को चेंज करना प्रेफर्ड नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हम कर सकते हैं बट आई सजेस्ट यू नॉट टू चेंज। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है, इससे पहले आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा लेते हैं। ये स्टेटमेंट मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में दो चीजें पढ़ी थी, मैं वापस जानबूझ के पीछे वाली स्लाइड पर आ गई हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान उस स्लाइड पर ना हो जहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है। आपने दो चीजें पढ़ी थी कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, नंबर, जब मैं नंबर की बात करती हूँ, जब हम सिर्फ नंबर वर्ड यूज करते हैं तो बेसिकली हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो दो चीजों में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, कुछ होते हैं प्राइम और कुछ होते हैं कॉम्पोजिट। ये आपने क्लास 5 या क्लास 6 में पढ़ा होगा, प्राइम एंड कॉम्पोजिट। कोई भी नंबर या तो प्राइम होगा या तो वो कॉम्पोजिट होगा। अब प्राइम क्या होता है याद दिलाते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली टू यूनिक फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम बोलते हैं। और कॉम्पोजिट क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 के दो ही फैक्टर है, 1 and 2 itself। 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 and 1 ओनली। 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 1, 2 and 4, तो 4 कॉम्पोजिट हो गया। 5 प्राइम है, 6 कॉम्पोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कॉम्पोजिट है, 9 कॉम्पोजिट है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक स्पेशल नंबर होता है जिसके बारे में अगर आपको याद हो, ये स्पेशल नंबर हमारे पास होता है 1। 1 एक ऐसा नंबर होता है विच इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 ना ही तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1 का फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ, दैट मींस 1। दोनों सेम है। प्राइम के लिए 2 यूनिक फैक्टर्स होने चाहिए, 2 अलग अलग फैक्टर्स होने चाहिए, है ना, दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो ये प्राइम एंड कॉम्पोजिट हमने रिवाइज कर लिया, रिकॉल कर लिया। अब वापस चलते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की स्टेटमेंट पर। क्या कह रही है ये स्टेटमेंट? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स स्टेट्स दैट every composite number can be expressed or factorized as the product of primes। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी irrespective of the order in which it is occurring। इसका क्या मतलब है कि मैं कोई भी कॉम्पोजिट नंबर लेती हूँ, सपोज मैंने 15 लिया, तो मैं 15 को क्या लिख सकती हूँ, 15 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे 15 क्या होता है, 3 into 5, राइट। 3 क्या है, 3 इज प्राइम एंड 5 क्या है, 5 इज ऑल्सो प्राइम। तो मैंने 3 को लिख दिया P1 और 5 को लिख दिया P2। तो 15 को मैंने लिख दिया एज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम्स। अब मैं इसको 5 into 3 लिखूं या 3 into 5 लिखूं, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द फैक्ट।
ओके, तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका मतलब ये होता है कि हम ऑर्डर को चेंज कर दें, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। अब सपोज मैं आपके पास लेती हूँ एग्जांपल 12। आप बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं। तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 3। यहाँ पे 2, 2 एंड 3 तीनों के तीनों क्या है, प्राइम है। तो 12 को भी मैंने एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 लिख दिया। अब मैं इसको चाहे ऐसे लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मैं इसको लिखूं, सॉरी, या अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर कर लिखने की कोशिश करूं 3 इंटू 2 इंटू 2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऑर्डर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस विल हैपन विद एवरी नंबर। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लीजिए, एक एग्जाम्पल अपने मन में सोचिए, कोई भी ऐसा नंबर जो कॉम्पोजिट है, और उसको लिखने की कोशिश करें एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब तक आप ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ। बहुत सारी जगह अगर आप लोग ढूंढेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की स्टेटमेंट, तो वहां पर आपको कुछ वेरिएशंस मिलेंगी। ये स्टेटमेंट मैंने एनसीईआरटी से पिक करी है, दिस इज एज पर एनसीईआरटी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट कहाँ से ली है, मैंने एनसीईआरटी से ली है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कहीं पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको यही स्टेटमेंट और भी अलग अलग तरीकों से लिखी हुई मिलेंगी, जहां पे एवरी कॉम्पोजिट की जगह एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 लिखा होगा। यानी वो कह रहा है 1 से बड़ा कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 से बड़े तो प्राइम एंड कॉम्पोजिट दोनों आ गए। तो जो प्राइम है वो तो ऑलरेडी प्राइम की फॉर्म में है ना, तो इसीलिए वो इस स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखना। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की जगह कहीं कहीं पर पावर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम भी लिखा होगा। यानी जैसे मैंने 12 वाला एग्जांपल लिया, इसी को अगर मैं रीराइट करूं तो मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। दैट इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग दी सेम थिंग। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, ये है एज दी पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। और इससे पहले वाले जो आपको तीनों नजर आ रहे थे ऊपर, ये क्या थे, एज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑर्डर कैसे लिख रहे हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आप फैक्टर फॉर्म में लिख रहे हो या प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हो या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हो। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थोड़े से वेरिएशंस आपको मिलेंगे अलग अलग जगह पर, दैट इज फाइन, कॉन्सेप्ट इज सेम। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कॉन्सेप्ट बस यही है। एक और कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आई हैव ट्राइड कवरिंग अप ऑल द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा यही करना है हमें सॉल्यूशन में। 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों ने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सीखी है जूनियर क्लासेस में। वैसे यूजुअली बोलते हैं लोग सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करें, बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं अगर आपको याद नहीं है तो मुझसे पूछ लेना। याद है तो पहले 8-10 प्राइम नंबर्स की लिस्ट जरा एक बारी कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के दीजिएगा, बताइएगा कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना याद है। तो प्राइम नंबर्स में अगर मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करूं तो वो सबसे पहले आता है 2, और ये नंबर है 156 विच इज इवन, तो ये 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 7s are 14, 2 8s are 16। अभी भी मेरे पास जो आया है क्वोशिएंट मेरा 78, दैट इज इवन। तो फिर से मैं 2 से करूंगी तो 2 3s are 6, 2 9s are 18। अब मेरे पास ये नंबर आ गया 39 विच इज नॉट इवन। तो इवन नहीं है तो 2 अब हमारा जो है वो यूजफुल नहीं रहा। नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर और देखते हैं उससे डिवाइड होगा कि नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, सो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9 हो गया, वेरी गुड। अब हमें दिखाई दे रहा 13 है, 3 के टेबल में नहीं आता। इनफैक्ट 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। तो हम 5 7 11 से नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली 13 से डिवाइड करेंगे। और आप तब तक ये फैक्टराइजेशन चलाएंगे जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। द मोमेंट यू विल गेट दिस 1 यू कैन स्टॉप हियर।
1 आते ही आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 156 को आई कैन राइट एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो, अगर क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो यहाँ तक का आंसर हमारा सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो हम इसको पावर ऑफ कह रहा है तो पावर की फॉर्म में 2 दो बारी रिपीट हो रहा है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा इंटू 3 इंटू 13, ऐसे भी लिख सकते हैं। द मोमेंट यू आर सीइंग दैट यू हैव टू राइट इट एज द product of powers of prime, then you can combine these two and write them as 2 square. 3 is repeated only once, so you will write 3 only once and then 13. Moving to the next question, what we have next is just a moment. Type 2 question pe we are now. Okay, find the LCM and HCF of these two numbers and verify this statement. नीचे एक यहाँ पर ये line लिखी हुई है. This line is very much important. Basically, this is a formula. Product of two numbers is same as the product of their LCM and HCF. Okay, तो ये हम करेंगे. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. उससे पहले विल सी हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में करा है, बट आई एम श्योर आप लोग भूल गए होंगे. तो भूल गए हो तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. एक और चीज थी हमारे पास थोड़े टाइम पहले तक एनसीईआरटी में, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते थे. उससे भी हम एलसीएम एचसीएफ निकालते थे. बट अभी डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट इन दी कोर्स. अभी हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है खाली. तो यहाँ पर चाहे मेंशन किया हो चाहे मेंशन ना किया हो, हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करनी है. दैट इज ऑब्वियस. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करनी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में वी हैव दीज टू नंबर्स. रिमेंबर वी हैव 26 and we have 31. So we'll start making the factors of these two numbers. तो 26 के prime factors कीजिए. Show these calculations in your fair work. Always show your calculations in fair. Okay, I'll tell you in some time what are the benefits of showing the calculations exactly where you are attempting the question. This is going to help you a lot in your board exam while the teacher will check your exam. Okay, so I'm writing 26, 2, that is 13. 2 is the first prime number, then 13 itself is prime, so 13, 1. In the same way, I am making the prime factors of 91 as well. So I am just changing the color. So 91 के आप prime factors जब करेंगे, so 7 13s are and then 13 1s are. The moment I am getting 1, I am stopping over there. So I can say that 26 can be written as 2 into 13 and 91 can be written as 7 into 13. All right. Now, till this point, everyone knows how to do it. After that, what we have to do, you need to see that carefully. So now I have to find the lowest common multiple of 26 and 91. And I have to find highest common factor of 26 and 91 as well. So these are the things that I need to find. Now see, carefully see what we are going to do. हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. 26 के मल्टीपल है 2 and 13. ओके, फैक्टर्स हैं सॉरी, एंड 91 के फैक्टर्स है 7 and 13. यहाँ पे लोएस्ट कॉमन क्या है, ये है. तो ये दोनों में आ रहा है तो 13 एक बार ही आ जाएगा. अभी देखो मेरे पास 2 रह गया, तो इस 2 को मुझे एज इट इज लेना पड़ेगा. ऑल राइट, 2 को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए, और 7 को भी हमें लेना पड़ेगा. ठीक है, साथ में ये हो गया एलसीएम. इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर. 17 into 2 is सॉरी 17 नहीं है, 7 है. जस्ट अ मिनट. 14 into 13 is 182. And here
फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, कॉमन फैक्टर क्या है 13 है खाली और वही हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, जब एलसीएम लोएस्ट हमें फाइंड करना होता है ना, तो हम हाईएस्ट पावर्स लेते हैं फैक्टर्स की। 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो 13 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 आ गया, 7 की पावर 1 है, 7 वन टाइम आ गया, ठीक है। और जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं ना, हाईएस्ट वर्ड अगर लिखा हुआ है तो हम लोअर लोअर पावर देखते हैं। तो लोअर पावर 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, लोअर पावर इज 1। 2 रेज टू पावर 1 है 26 वाले में, जो मुझे नजर आ रहा है ये 2 रेज टू पावर 1 है, और 91 वाले में 2 है ही नहीं, यानी 2 की पावर 0, तो यानी हम 2 की पावर 0 लेंगे, यानी 2 आएगा ही नहीं, 2 रेज टू पावर 0 इज 1। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज इसको हमें जरूरत नहीं है इसकी, तो आई एम इरेजिंग दैट साइड बाय साइड, ठीक है। ऐसे ही 7 रेज टू पावर 1 मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन 7 ऊपर नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। तो हम उल्टा करते हैं, लोएस्ट वाले में हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट वाले में लोअर पावर देखते हैं। अब मेरा यहाँ तक एलसीएम एंड एचसीएफ निकल गया, यानी मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ पार्ट हो गया, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ, ये वाला पार्ट हो गया। एलसीएम आ गया 182 एंड एचसीएफ आ गया 13। Now I need to verify this result. So for verification, let's move to the next page. वेरिफिकेशन करने के लिए जब वो कह रहे हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, ये गिवन नहीं है कि वो दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एलसीएम क्या आया था 182, एचसीएफ क्या आया था 13। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2 3 6 6। राइट हैंड साइड क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या थे, एक नंबर था 26, दूसरा नंबर क्या था 91। तो 26 इंटू 91 भी अगर आप करते हैं तो आपको दोबारा से क्या मिलता है 2366, यानी LHS एंड RHS इक्वल आ गए। दैट मीन्स LCM एंड HCF का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स के इक्वल होगा। हमने वेरीफाई कर लिया। ये क्वेश्चन यूजुअली 2 मार्क्स में आता है, जब आपके पास 2 नंबर गिवन होते हैं जिनका आपको LCM HCF निकालना होता है और प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स के साथ उनका रिलेशन वेरीफाई करना होता है। आप यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यहाँ इक्वल्स डालना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे इक्वल्स नहीं डालना, ये इक्वल्स डालना गलत होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो इक्वल है। आपको ये चीज वेरीफाई करनी है, करके दिखाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स में, यूजुअली 2 मार्क्स में हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। बेसिक जो बच्चे मैथ्स लेने वाले हैं, जो बच्चे बेसिक मैथ्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके पेपर में ये इसी लेवल का आता है। जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स होती है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम रूल को यूज कर उसकी एक्सटेंशन वाला ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। कह रहा है दैट इज गिवन टू यू कि HCF ऑफ दीज 2 numbers is 9, you have to find the LCM. Now first thing that will come in your mind is finding LCM by the prime factorization method, but हमें वैसे नहीं करना, we are not supposed to do it like that. Rather we will apply the identity or the relationship that we have just verified. Relationship क्या होता है, LCM of the 2 numbers and HCF of the 2 numbers, when we multiply them we get the product of the numbers A and B. Let the numbers are A and B. So in this question, A is 306 and B is 657. So we know that, we already know this fact. So we will use it now. We will put the values of these things over there. LCM की value हमें find करनी है. So we will write it as LCM. HCF is given to us. Product of the numbers is 306 and 657. Now here you must be thinking there is such a big calculation over there, 657 and 306 का product हमें निकालना है, which is a big value. तो यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो क्या कोई शॉर्टकट है? Here I want to tell you, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। भूलो मत, ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ
कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, इसका और इसका, 306 का एंड 657 का, इन दोनों का फैक्टर है ये। अगर 9 इन दोनों का फैक्टर है तो इन दोनों को डिवाइड भी करेगा। तो हम लोग सॉल्व करने की जगह यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। वी विल rather multiplying these two big numbers, we will divide the bigger number with 9. I will suggest you to divide the bigger one. आप दोनों में से वैसे कोई भी कर सकते हो। बिगर डिवाइड करने से आपको थोड़ा फायदा होगा, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। सो व्हेन आई डिवाइड 657 by 9, I will get 9 7s are 63, 9 3s are 27. So this is 306 multiplied by 73. So when you will multiply 306 and 73, you will get your answer as 22,338. All right, 22,338 is your answer for this question. So instead of finding the HCF or LCM, whatever is not given to you, instead of finding them by prime factorization method, we prefer finding them by using this relationship that is given over there. This relationship is very much important. You need to memorize it. इसको याद रखेंगे. All right. So moving further, here is a thing that I want to discuss with you all. That is very much important. What can you say for 3 numbers? For example, right now I was discussing with you about 2 numbers. कि हमारे पास 2 numbers अगर हैं जिनका LCM अगर हमें पता है तो HCF निकाल लेंगे by using rule. But अगर 3 numbers हैं तो क्या होगा? क्या ऐसा होता है? LCM of 3 numbers ABC into HCF of 3 numbers ABC is same as product of the numbers. क्या ऐसा होता है? Is it true? ऐसा होता है क्या? Is it true? अब देखिए आपके एग्जाम में, आपकी बुक में इस चीज को यूज करके कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही आज तक आया है। बट अगर आप अपनी NCERT को थोड़ा भी खोल कर देखते हो, उसकी समरी में जाते हो, तो आपको वहां पर इसका फॉर्मूला भी मिलेगा। आपको ये भी नजर आएगा कि ऐसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं। रादर होता क्या है, अगर LCM निकालना है तो वो होता है तीनों नंबर का प्रोडक्ट इनटू तीनों नंबर का HCF अपॉन HCF of 2 taken together at a time, AB into HCF of BC into HCF of CA। और अगर हमें HCF निकालना है तो इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां HCF लिखा हुआ है वहां वहां LCM आ जाएगा, और जहां जहां LCM लिखा हुआ है वहां वहां HCF आ जाएगा। यानी अगर मुझे HCF निकालना है 3 नंबर का तो वो हो जाएगा तीनों नंबर का प्रोडक्ट इनटू LCM of 3 numbers ABC upon LCM of A and B taken together, LCM of B and C taken together into LCM of C and A taken together। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, बट दिस थिंग इज रिटन इन योर NCERT। I want all of you to go through that. All right, moving to the next question. This is the next type which is very much important for us. यहाँ पर क्या है बेटा, कह रहा है check whether 6 raised to power n can end with the digit 0. End with the digit 0 का क्या मतलब है? Okay, end with the digit 0 का क्या मतलब है कि 6 raised to power n को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पर क्या कभी 0 आएगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए? अब 6 raised to power n की एक्सपेंशन जब आप करोगे किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो क्या आप इनफाइनाइट के लिए चेक करेंगे? और अगर करेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे? 6 raised to power 1 क्या होता है? 6 होता है। 6 raised to power 2 क्या होता है? 36 होता है। यूनिट प्लेसेस 6, यहाँ पर यूनिट प्लेसेस 6। 6 क्यूब क्या होता है? 216 होता है। यूनिट प्लेसेस 6।
चलो हद से हद आप लोग 6⁴ तक आ जाएंगे, जिनको याद होगा 1296, फिर से यूनिट प्लेस 6 आ गई। आगे तो याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है ना। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है सब में यूनिट प्लेस पर 6 आ रहे हैं, बट इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो गया। दिस इज हाउ वी थिंक। बट एग्जाम में सोचने के मार्क्स नहीं मिलते बेटा, एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए हमें गिवन था 6⁴n। 6⁴n, 6 के प्राइम फैक्टर्स बना दीजिए। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 3 रेज टू द पावर n। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज सेम एज 2⁴n × 3⁴n। आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। नाउ सी, अब मेरे को क्या वो पूछ रहा है, क्या मेरे पास एंड डिजिट कभी भी 0 होगी। एंड डिजिट 0 यानी यूनिट प्लेस 0। यूनिट प्लेस 0 कब बनता है, जब मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म में 2 और 5 दोनों हो। 2 और 5 दोनों होंगे तभी तो 2 × 5 जाके 10 बनेगा और यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। आप करके देख लीजिए, अगर मेरे पास 2 और 5 दोनों हैं तो ही 0 आएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। या डायरेक्टली 10 दिख रहा हो, डायरेक्टली 10 तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो मेरे पास 2 है बट 5 कहीं पर भी नहीं है। सो 6⁴n डज नॉट हैव both 2 and 5 as their prime factor. So 6⁴n can never have 0 in its unit place. आपको ये लिखकर दिखाना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, तभी पूरे 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ऑल राइट। अब यहाँ पर ये जो मैंने ऑरेंज से लिखा है बेटा, ये 6 था तो आप लोग ऐसे कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ और नंबर होता, सपोज मैं आपको बोलती 267 रेज टू पावर n, चेक करके बताओ क्या इसकी यूनिट प्लेस पे कभी आएगा 0। तो 267 के स्क्वायर क्यूब्स तो नहीं निकालेंगे ना, क्या करेंगे 267 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या कहीं पर भी 2 और 5 दोनों की एग्जिस्टेंस आ रही है। अगर आ रही है तो यस, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर 0 यूनिट प्लेस पे जरूर देगा, और अगर नहीं आ रही है तो वो 0 कभी भी यूनिट प्लेस पे क्रिएट नहीं कर सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, अनदर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। दिस नंबर, अब यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है, मैं आपके लिए पहले लिख दूं इस नंबर को दोबारा से। मेरा नंबर है 4 × 5 × 6 × 7 × 8 + 5, ये नंबर है। अब पहले तो मैं इसको सॉल्व करूं, बॉड मास लगाऊं और फिर चेक करूं कि वो कॉम्पोजिट है ना। तो ये चीज ऐसे करेंगे हम, क्या यूजुअली हर बच्चा ऐसे सोचेगा, बट ऐसा नहीं करना है। आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है बेटा कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो भाई बहन होते हैं, वो तो जोड़ के रखते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंबाइन करके रखते हैं, है ना। मल्टीप्लाई यानी प्यार बढ़ रहा है फैमिली में, डिवाइड यानी घर में तो लड़ाई होती है ना, हमें पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं है ना। प्लस एंड माइनस से हमारे पास जो है टर्म्स चेंज होती हैं। तो यहाँ पर मैं, ये प्लस नजर आ रहा है मुझे एक, जिससे पहले और जिसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और ये ब्रैकेट लगाया तो इसको क्लोज भी कर देते हैं। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन में 2 ही टर्म्स हैं। देखने में लग रहा था 5 है, बट है 2 ही, सिर्फ 2 टर्म्स है यहाँ पे। देर आर ओनली 2 टर्म्स। प्लस साइन को देखते ही व्हेन यू आर पुटिंग द ब्रैकेट्स यू कैन सी दैट देर आर ओनली 2 टर्म्स। सो इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू हैव 5 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट है 4 5 6 7 8, and in the second bracket you have only 5. So 5 can be written as 5 × 1. That is the beauty of 1. 1 is the multiplicative identity. आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है। So 5 can be written as 5 × 1. All right. So now when you will see this in such type of questions, you will always have a situation where this number which is written at the end,
this will lie somewhere in the first bracket as well. You can see that number. So in the second step, what I am going to do, I'm using the distributive property in the reverse form. I'm going to take this 5 out. If I'm taking this 5 out, what am I left with? In the first bracket, I'm left with 4 into 6 into 7 into 8. First bracket close. Then we have a plus sign. In the second bracket, I am left with 1 only. Or you can see that we are left with nothing. Nothing means 1 in product. So whatever number it is, 4 into 6 into 7 into 8, जो भी ये नंबर आता है, वैसे करके दिखाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो, अदरवाइज कर दीजिए। ये आएगा +1। ये जो भी नंबर है, दिस इंटू 1 3 4 5। अब मैं आगे मल्टीप्लाई भी नहीं कर रही, मैंने स्टार्टिंग में इस नंबर को ए लिया था, मुझे बताना है ए कॉम्पोजिट है। ए को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये ए नंबर जो भी है, इसका एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर ये भी है, और एक फैक्टर ए अपने आप है और एक फैक्टर 1 है, यानी ए एक ऐसा नंबर बन गया जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए हैज अ फैक्टर 5 which is other than 1 and itself. This implies A has to be composite. ऐसा है तो A composite होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं। सिंपल चीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में से आते हैं। अभी एक और टाइप बच गई है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कभी आराम से। तब तक आप इतने तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एंड दिस इज योर टर्न नाउ। ये आपको करना है। अब ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए, आपकी क्लास रिवाइज हो जाएगी। कंप्लीट करने के बाद कोई डाउट अगर आपके पास रह गया तो पूछिएगा जरूर। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन। गुड बाय।